ईरान दुनिया के सबसे डेंजरस देशों में से एक, जिसे अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म भी कहता है। और जस्ट कुछ ही दिनों पहले ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ अटैक किया। ईरान और इजराइल आज फुल ब्लोन वॉर के मूड में दिख रहे हैं। तो भारत किस साइड पे है? भारत कई बार इजराइल को अपना दोस्त कह चुका है, लेकिन वही दूसरी तरफ हमारी नेवी ईरान के साथ ड्रिल्स कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों? हम इजराइल और ईरान दोनों से दोस्ती क्यों बनाए हुए हैं? आइए जानते हैं डिटेल में आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही टॉपिक आपको बड़े लेवल पर आपके सामने ला सकें। ईरान डेंजरस क्यों है? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरान का एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर गिरने के बाद कितना बड़ा क्रिएटर बना दिया है। ऑफ कोर्स इजराइल के पास आयरन ड्रोम्स हैं, लेकिन आयरन ड्रोम्स होने के बावजूद, अमेरिका का सपोर्ट होने के बावजूद ईरान के मिसाइल्स इजराइल पूरी तरह से रोक नहीं पाया। दैट इज डेंजरस। ईरान डेंजरस क्यों है? इसके 3 रीजंस हैं। पहला, ईरान की मिलिट्री पावर। ईरान के पास पूरी मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर सेना है। 5,80,000 एक्टिव और 2 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं। 1980 में जब ईरान और इराक की वॉर चल रही थी तो दुनिया के ज्यादातर देशों ने ईरान को वेपन्स देने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद ईरान ने अपनी खुद की डोमेस्टिक वेपन्स इंडस्ट्री डेवलप की, जो किसी भी फॉरेन प्लेयर पर डिपेंड नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी ने उस समय ठान ली थी कि उन्हें कभी भी किसी फॉरेन पावर पर वेपन्स के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इस बार उन्होंने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ईरान के पास 200 किलोमीटर की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और इस मिसाइल के साथ ही वो मिडिल ईस्ट का कोई भी टारगेट हिट कर सकते हैं। ईरान के पास एडवांस ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, जो एकदम लो फ्लाई कर सकते हैं, रेडार से बच सकते हैं। ये ड्रोन्स आज रशिया भी इंपोर्ट करता है और यूक्रेन के अगेंस्ट फाइट में यूज करता है। आज उनके पास खुद के सबमरीन्स भी हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ईरान के डेंजरस होने का, वो है उनका सपोर्ट सिस्टम। जी हाँ, ईरान के पास सपोर्ट है। ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद इराक के मिलिटिया ने सपोर्ट दिखाते हुए कहा, नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल और गैस विल लीव द मिडिल ईस्ट इफ देयर इज अ वॉर। मतलब रशिया भी नहीं और मिडिल ईस्ट भी नहीं, तो यूरोप अब अपने ऑयल्स की नीड्स कैसे पूरी करेगा? तीसरा सबसे बड़ा कारण है उनका नेटवर्क, जिसको वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मिडिल ईस्ट में ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जिनको ईरान इनडायरेक्टली हथियार और पैसे प्रोवाइड कराता है। ईरान और इजराइल दोनों पिछले कई सालों से एक कोल्ड वॉर लड़ रहे हैं, और ये कोल्ड वॉर ईरान खुद नहीं, अपने कई सारे प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा है। इन प्रॉक्सीज में से एक हमास, साथ में ही लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हुतीज भी शामिल हैं। वैसे ही सीरिया, इराक में भी कई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। इन्हें एक साथ ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इजराइल का गाजा पर अटैक के बाद ये प्रॉक्सी नेटवर्क्स एक साथ आ चुके हैं। इसके पहले भी इन इस्लामिक कंट्री का इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन हर ग्रुप अपना अपना फाइट लड़ रहे थे। लेकिन अब उनका मकसद एक हो चुका है, इजराइल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। 26 सितंबर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि अगर इजराइल लेबनान के साथ वॉर में उतरता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। अब तक हमने देखा कि ईरान के पास खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ईरान के पास दूसरे मिडिल ईस्ट देशों का सपोर्ट है, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ अपना खुद का नेटवर्क है। पिछले 1 साल में इजराइल सिर्फ हमास पर फोकस कर रहा है, लेकिन अगर ये सारे प्रॉक्सीज अगर एक साथ आते हैं तो इजराइल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर अमेरिका भी इजराइल की मदद करने के लिए इस वॉर में एंटर करेगा। और हम सब जानते हैं और पास्ट में भी देखा है कि जब अमेरिका मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में उतरता है तो क्या होता है। लेकिन ये सारी बातें भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस चीज के बाद पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बढ़ जाएगी, और इजराइल ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है। जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागे तो नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा मिस्टेक बताया है, और कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। और वही दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के इस अटैक को कंडेम किया है, और कहा है कि अमेरिका की मदद से ही इजराइल इन अटैक को रोक पाया, और अमेरिका के लिए इजराइल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ईरान भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने धमकी दी है कि वो अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर सकता है। अब भारत की पोजीशन हमेशा से ही न्यूट्रल रही है, इसलिए नहीं कि हम हमेशा मोरली सही होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सब पर निर्भर हैं। अब वॉर के समय 2 कमोडिटी सबसे जरूरी मानी जाती हैं, पहला ऑयल और दूसरा वेपन्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम दोनों के लिए डिपेंडेंट हैं। इन फ्यूचर दुनिया में जो 2 ग्रुप्स बंटने वाले हैं, हम दोनों ग्रुप्स पर एक ना एक तरह से निर्भर हैं। इंडिया, रसिया, ईरान ने इंटरनेशनली साउथ कॉरिडोर साइन किया है, जो ट्रेड के लिए वेस्टर्न देशों को बाईपास करता है और सिक्योरिटी देता है कि फ्यूचर में अगर
अगर वेस्टर्न देशों ने हमसे रिश्ते खराब किए तो रशिया और ईरान के थ्रू हमारे ऑयल के नीड्स फुलफिल हो सकते हैं। भारत ने रिसेंटली ईरान का चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। वैसे ही इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान के बीच इंटरनेशनली ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसिट कॉरिडोर भी साइन किया गया, जो हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस देती है, पाकिस्तान और चाइना को टच किए बिना। अब चाइना भी पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है और इसको काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट की जरूरत है। और इसी के साथ भारत के साथ साथ पूरे एशिया को ट्रेड पर्पस के लिए ये एक एरिया जिसे प्रिजन गुल्फ कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारा 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो मिडिल ईस्ट से और रसिया से रिश्ते खराब करना इसमें कोई समझदारी नहीं है। और शायद इसीलिए भारत ने INS शार्दुल, INS टियर, ICGNS वीरा नेवल वॉरशिप्स ईरान के पोर्ट पर तैनात किए हैं। लेकिन ईरान के बहुत करीब भी जाना हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका हमें सैंक्शन से डराता है। जैसे हम ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड है, वैसे ही वेपन्स के लिए पूरे वेस्ट और रसिया पर डिपेंड है। आज के समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर देश है। इंडिया में टोटली जितने आर्म्स इंपोर्ट होते हैं उनमें से 9.8% ऑलमोस्ट 10% भारत इंपोर्ट करता है, और इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि ये एक चिंता करने वाली चीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आज भी पैसा देकर दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाते हैं कि हमें लेटेस्ट हथियार दे दो, ताकि हम हमारे बॉर्डर्स पर उसे तैनात करके सुरक्षित रख पाए। रशिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के लिए हमारी सिक्योरिटी के साथ खेलना काफी आसान है। तो अगर वॉर होती है और अगर वो चाहते हैं कि हम हार जाएं, उन्हें बस हमें एक्सपोर्ट करना बंद करना है, हम पर सैंक्शंस लगाने हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, बस हमारा खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट और चीजों पर विश्वास नहीं है। एग्जांपल के तौर पर हमने मेड इन अमेरिका स्ट्राइकर APC खरीदा, जबकि हमारे पास DRD और टाटा का बनाया हुआ कैस्ट्रोल अवेलेबल था। जो हमारे ही व्हीकल्स हमने रिजेक्ट किए हैं, वही व्हीकल्स टाटा ने मोरिस्को को बेचे। मतलब मोरिस्को को हमारी टेक्नोलॉजी पर हमसे ज्यादा विश्वास है। सिर्फ यही नहीं, हम रशिया से T-90 टैंक्स इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे पास मेड इन इंडिया अर्जुन टैंक है, जो कि रशिया के T-90 टैंक से कई बात में अच्छा है। इनफैक्ट 2010 में हमारे अर्जुन टैंक ने रशियन टैंक्स को हर मामले में डिफीट किया था, सिर्फ एक क्राइटेरिया में नहीं, सारे क्राइटेरिया में। वैसे ही इजराइल का 900 ड्रोन इसी का एग्जांपल है। तो अगर इंडिया को इस चीज़ों से बचना है तो हमें अपना खुद का एक वेपन डोमेस्टिक चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, अपने खुद के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी चीज़ अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट पर विश्वास करने की ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर में वॉर के समय जब कोई कंट्री हमसे दोस्ती तोड़ दे तो उसका इम्पैक्ट हमारे डिफेंस एरिया ना हो और हम खुल के बिना किसी प्रेशर के वॉर लड़ सके।